गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपन पढ़ेंगे नगरों के कार्य एवं नगर के विकास की अवस्थाएं। तो नगरों के कार्य क्या होते हैं उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। नगर में अनेकों प्रकार के अलग अलग पेटियों में उनको व्यवस्थित किया जाता है और नगर के केंद्रीय भाग में फुटकर व्यापार की अधिकता पाई जाती है। उच्च वर्गीय तथा निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र भी अलग अलग खंडों में हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार थोक व्यापार, निर्माण, परिवहन, शिक्षा, प्रशासन आदि क्रियाएं भी अलग अलग खंडों में संकेंद्रित होती हैं। कार्यों की प्रधानता के आधार पर नगरों को कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो पहला आता है व्यापारिक क्षेत्र। व्यापारिक कार्य को दो उपवर्गों में फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में बांटा जाता है। फुटकर व्यापार क्षेत्र प्रायः सामान्यतः नगर के केंद्रीय भाग या चौक क्षेत्र में स्थित होते हैं। इसे केंद्रीय व्यापार क्षेत्र या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र परिवहन मार्गों के द्वारा नगर के सभी भागों से पूर्णतः जुड़ा हुआ होता है, संबद्ध होता है। केंद्रीय भाग में स्थित होने के कारण इसे केंद्रीय वाणिज्य क्षेत्र (CCD) भी या केंद्राभिमुख क्षेत्र (डाउनटाउन) भी कहा जाता है। नगर का केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला, जहां क्रय विक्रय सर्वाधिक होता है। इस भाग में अधिकांश दुकानें फुटकर व्यापार से संबंधित होती हैं। थोक व्यापार के स्टोर या मंडियां आवश्यक होती हैं। भारी सामानों को यहाँ लाना और वहाँ से बाहर भेजना भी इसी क्षेत्र की प्रधान क्रिया है। इसलिए इसको थोक व्यापार क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से अलग प्रखंड में इसको रखा जाता है। दूसरा आता है आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र का तात्पर्य उस नगरीय क्षेत्र से है जहाँ आवासीय गृहों की प्रधानता पाई जाती है। इस भाग में नगर निवासी रहते हैं किंतु कार्य अन्य भागों में करते हैं। नगरीय भूमि उपयोग में आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यतः नगर की 30 से 50% भूमि का उपयोग आवासीय भवनों के रूप में होता है। ये सभी आवासीय क्षेत्रों की विशेषताएं एक समान नहीं होती। इस पर निवासियों की आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर, आवश्यकताओं आदि का प्रभाव पाया जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: निम्न आवासीय क्षेत्र, उच्च आवासीय क्षेत्र और मध्यम आवासीय क्षेत्र। निम्न आवासीय क्षेत्र उस भाग में विकसित होते हैं जहां भूमि सस्ती होती है या मकान या कमरे कम किराए पर उपलब्ध होते हैं और अनेक सुविधाएं पाई जाती हैं। उच्च आवासीय क्षेत्र प्रायः भीड़ भाड़ से दूर तथा नगर के उस भाग में पाए जाते हैं जो अधिक साफ सुथरा, खुला, चौड़ी सड़कों वाला और स्वच्छ पर्यावरण जहाँ पर मिलता हो। मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र अधिकांशतः नगर के भीतरी भाग में। नगर विस्तार के साथ साथ बाह्य क्षेत्रों में ऐसे आवासीय भवनों की संख्या बढ़ती जाती है। नई नियोजित अथवा अनियोजित कॉलोनियाँ विकसित हो जाती हैं। फिर आता है औद्योगिक क्षेत्र। नगर में उद्योगों का संकेंद्रण एक विशिष्ट भाग में होता है जिसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। सामान्य रूप से बड़े बड़े कारखाने नगर के बाह्य क्षेत्र में स्थापित होते हैं किंतु लघु एवं घरेलू उद्योग भीतरी भागों में भी पाए जाते हैं। इनमें वस्तु उत्पादन संबंधी कार्य होता है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग भी नगरों के बाह्य क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं। फिर आता है बाजार। नगर के अंदर निवासियों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु बाजार होते हैं जहां वस्त्र, खाद्यान्न, मशीनें, घरेलू सामान आदि की दुकानें होती हैं। प्रशासकीय क्षेत्र प्रशासकीय कार्यों से संबंधित भवन, जिलाधीश कार्यालय, न्यायालय, तहसील, पुलिस कार्यालय, नगर परिषद, प्रधान डाकघर, सचिवालय आदि नगर के किसी विशिष्ट भाग में ही केंद्रित होते हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होती है। सभी नगरों में प्रशासनिक कार्यालय होते हैं।
किंतु देश और प्रांतों की राजधानियाँ तथा जिलों, मंडल आदि के मुख्यालयों में प्रशासकीय कार्यों की प्रमुखता होती है। फिर आते हैं शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र। शिक्षा नगर एक आवश्यक कार्य। सभी बड़े नगरों में विद्यालय और महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र आदि नगर के एक या कुछ विशेष प्रखंड में ही स्थापित होते हैं, जिसे शैक्षिक क्षेत्र कहा जाता है। अधिकांश शैक्षिक नगरों में शैक्षिक संस्थाओं के नगर विशिष्ट क्षेत्र में केंद्रित होते हैं। फिर आता है सांस्कृतिक क्षेत्र। धार्मिक नगरों के विशिष्ट प्रखंड में देवालय, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि की अधिकता पाई जाती है। धार्मिक स्थल सामान्यतः आवासीय क्षेत्र के समीप ही पाए जाते हैं। हालांकि इस क्षेत्र की स्थिति नगर के बाह्य क्षेत्र में नदी के किनारे या किसी अति महत्वपूर्ण देवी स्थान के समीप भी हो सकती है। फिर आता है मनोरंजन क्षेत्र। मनोरंजन संबंधी सिनेमाघर, क्लब, थिएटर आदि सामान्यतः नगर के आंतरिक भाग में व्यापारिक क्षेत्र के समीप पाए जाते हैं, जहां नगर निवासी आसानी से वहां पर पहुंच सकें। फिर उपवन और खुले क्षेत्र। नगरों के लोगों को स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नगर में पार्क, बगीचे, खुली भूमि, खेल के मैदान होना अनिवार्य है। इस प्रकार के जन उपयोगी क्षेत्र नगर के आवासीय क्षेत्रों के समीप तथा बाह्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो ये थे नगरों के कार्यात्मक क्षेत्र। अब आता है नगर के विकास की अवस्थाएं। प्रत्येक नगर का मानव की भांति विकास चक्र होता है, जिसके अंतर्गत छोटी बस्ती धीरे धीरे कई अवस्थाओं में परिवर्तन होने के बाद नगरीय विशेषताओं को अपनाने के बाद नगर बनती है। जैसे मानव के जीवन में बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आती है, इसी भांति नगरों के विकास में भी ये तीनों ही अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। शैशवावस्था या बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और तो इस आधार पर नगरों की तीन अवस्थाएं प्रमुख बताई हैं। परंतु ग्रिफिथ टेलर ने नगरों के विकास की 7 अवस्थाएं बताई हैं। पूर्व शैशवावस्था। इस अवस्था में नगर का गांव जैसा रूप होता है। मकानों के मध्य में कुछ दुकानें, सामान्यतः केवल एक सड़क मार्ग या मध्य में कोई आम रास्ता ही होता है। वैसे नगरीय विकास का क्रम प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था। वातावरण ग्रामीण होते हुए भी सड़क, गली, दुकानों की संख्या बढ़ने लगती है। इनमें साप्ताहिक बाजार, फैक्ट्री लगते हैं, पर फैक्ट्रियों का अभाव होता है। धीरे धीरे यातायात मार्गों का विकास भी होता जाता है। फिर आता है बाल्यावस्था। घर तथा मकानों के क्षेत्र में हमें पृथक्कीकरण अलग अलग दिखाई देता है। नगर के मध्य में व्यापारिक केंद्र बन जाते हैं। आवासीय बस्तियां नगर के एक भाग में अवस्थित तथा नियोजित रूप से पाई जाती हैं। फिर आता है किशोरावस्था। फैक्ट्रियां बिखरी हुई होती हैं। मकानों के स्वरूपों में विविधता आने लगती है। औद्योगिक व्यापार क्षेत्र अलग अलग होने लगते हैं। इस अवस्था में सभी नगरीय बस्तियां आधुनिक रूप में विकसित हो जाती हैं। फिर आता है प्रौढ़ावस्था। नगर में विविध कार्यों के क्षेत्रों का विशिष्टीकरण हो जाता है। मकानों की मंजिलों में वृद्धि होने लगती है। आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न मानवीय बस्तियां भी पाई जाती हैं। उत्तर प्रौढ़ावस्था। नगर विकास चरम सीमा पर होता है। नगर में नियोजित विकास होता है। मकान नवीन शैली के बनते हैं और विकसित यातायात के मार्ग देखने को मिलते हैं। इस अवस्था के नगर में के एक भाग में औद्योगिक क्रियाएं, व्यापारिक क्रियाएं और प्रशासनिक क्रियाएं निज रूप से पाई जाती हैं। फिर आता है अंतिम अवस्था, आती है वृद्धावस्था। इस अवस्था में नगर का उजाड़ आरंभ हो जाता है। लोग केवल सड़कों पर ही दिखाई देते हैं। उद्योग समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था के नगर प्राचीन काल में अस्तित्व में आए थे। अब वर्तमान में उनके अवशिष्ट
हमें दिखाई देते हैं। तो ये थे नगरों के विकास की अवस्थाएं। थैंक यू बच्चों। अगले अध्याय में अपन अगले जो वीडियोस पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे नगरों की जनजातियों के बारे में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।